नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 जून सन 2026 आज चतुर्दशी तिथि दोपहर बाद 12:20 तक रहेगी। उसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज विश्व रक्तदाता दिवस है, यानी 14 जून को पूरी दुनिया में मुख्य रूप से विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन लोगों को सुरक्षित रक्तदान करने के प्रति जागरूक करने और स्वैच्छिक रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए समर्पित है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा SSC कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी। लिखित परीक्षा PMT व PST के लिए रोडवेज बसों में फ्री सफर। CM सैनी ने 22 जून को बुलाई कैबिनेट मीटिंग। चंडीगढ़ में होगी, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। हरियाणा में तालाबों से हटेगा अवैध कब्जा, सभी जिलों को सख्त निर्देश हुए जारी। 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी। फिटमेंट फैक्टर 3 होने पर 45,000 रुपये हो जाएगी बेसिक सैलरी। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी पर लगेगी लगाम। राहुल गांधी के आदेश से जिला अध्यक्षों की बड़ी ताकत। हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव करे सरकार। पूर्व MLA बोले सर्टिफिकेट से मिल रहा लिव इन अधिकार। कुरुक्षेत्र में जुटी खा पंचायतें। रोजगार मेले में युवाओं को मिलेगी जॉब। फील्ड ऑफिसर से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर तक होंगी भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में नीट UG 2026 री एग्जाम को लेकर सीक्रेट रहेगा। परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था पर रहेगा फोकस। नई गाइडलाइन होगी तय। हरियाणा में आंधी तूफान से 13,277 बिजली खंभे क्षतिग्रस्त हुए। मंत्री अनिल विज बोले 233 गांव में बिजली प्रभावित हुई, जल्द होगी बहाल। उषा प्रियदर्शनी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दी चेतावनी। बोली कॉमेडी में महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं, डिस्क्लेमर देने से नहीं मिलेगी छूट। PM मोदी फ्रांस पहुंचे। आज राष्ट्रपति मैक्रों से मिलेंगे। G7 समिट के दौरान 17 जून को ट्रंप के साथ मीटिंग होगी। 16 महीने बाद पहली मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ होंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की लेंगे जगह। राहुल गांधी राजस्थान से करेंगे पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत। 17 जून को कोटा में स्टूडेंट सम्मेलन होगा। इसके बाद देश में दूसरी जगह होंगे। डोनाल्ड ट्रंप बोले ईरान से रविवार को शांति समझौता होगा, उसे कोई पैसा भी नहीं देंगे। डील के बाद हॉर्मुज सभी के लिए खुल जाएगा। और भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। पहले वनडे में कप्तान गिल ने नाबाद 84 रन बनाए। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी और हीट वेव से बड़ी राहत मिली है। मौसम पलटने से पिछले 24 घंटों में हुई तेज आंधी और बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बरसात से मौसम ठंडा हो गया है। सुबह के समय आसमान में छाए बादलों के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दी। वहीं आगामी मौसम की बात करें तो रविवार यानी आज तेज हवाएं भी चल सकती हैं और बिजली चमकने के साथ साथ बादलवाई भी रहने की संभावना जताई गई है। वहीं सोमवार से मौसम साफ रहने की संभावना है। बूंदाबांदी का सिलसिला 14 जून को भी जारी रहेगा। रविवार को हरियाणा के पश्चिमी जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां धूल भरी आंधी और गरज चमक की स्थिति बन सकती है। इसके बाद यानी 15 और 16 जून को मौसम साफ रहने का अनुमान है। आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में सबसे कम न्यूनतम तापमान महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में हाल ही में आए आंधी तूफान के कारण प्रभावित हुई बिजली व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि सभी प्रभावित जिलों में बिजली आपूर्ति को युद्ध स्तर पर बहाल किया जाए तथा प्रभावित उपभोक्ताओं को न्यूनतम समय में राहत पहुंचाई जाए। अनिल विज ने बताया कि तेज आंधी और तूफान के कारण प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 13,277 बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त अथवा उखड़ गए हैं, जिनकी मरम्मत एवं पुनर्व्यवस्था का कार्य तेजी से जारी है। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को जल्द से जल्द सुचारू करने के लिए कर्मचारियों की विशेष टीमें तैनात की गई हैं, जो कि दिन रात फील्ड में रहकर बिजली लाइनों, ट्रांसफार्मरों एवं अन्य बिजली ढांचे की मरम्मत का कार्य कर रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है और विभाग का लक्ष्य है कि सभी उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द निर्बाध बिजली उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे इस दौरान धैर्य बनाए रखें तथा बिजली लाइनों या फिर टूटे हुए खंभों के आसपास जाने से बचें। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को बड़ी राहत दी है। आयोग द्वारा आयोजित सभी लिखित परीक्षाओं, स्किल टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी PMT और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी PST में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स अब हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री में यात्रा कर सकेंगे। यह छूट उन्हें सिर्फ परीक्षा वाले दिन ही मिलेगी। इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से 13 जून को आदेश जारी किए गए हैं। शनिवार को आयोग ने चेयरमैन हिम्मत सिंह ने अपने X अकाउंट पर इसकी जानकारी शेयर की। पुलिस में
में कांस्टेबल के 5,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अभी इसकी लिखित परीक्षा होना बाकी है। चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि पीएसटी के दौरान अभ्यर्थियों की दौड़ का समय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे ही कोई अभ्यर्थी दौड़ पूरी करेगा, उसका तुरंत समय स्क्रीन पर दिखाई देगा। इससे उम्मीदवार खुद अपने प्रदर्शन को देख सकेंगे। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और रिजल्ट को लेकर किसी भी तरह की शंका या फिर विवाद की संभावना नहीं रहेगी। हरियाणा सरकार ने मंत्रिपरिषद की अगली बैठक 22 जून को बुलाने का फैसला किया है। जारी नोटिस के अनुसार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक 22 जून 2026 यानी सोमवार को सुबह 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ के मुख्य सभा कक्ष 4थी मंजिल में आयोजित होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी आदेश में सभी कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा संबंधित अधिकारियों को बैठक की सूचना भेज दी गई है। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों, नीतिगत फैसलों और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार बैठक में राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं, आगामी वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रस्तावों, भर्ती प्रक्रियाओं, कृषि, उद्योग तथा बुनियादी ढांचा विकास से जुड़े विषयों पर विचार किया जा सकता है। ऐसे में 22 जून की कैबिनेट बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला में चल रहे 3 दिवसीय उत्तर भारत सरोखाप महापंचायत चिंतन शिविर का दूसरा दिन पूरा हुआ। धर्मशाला में पहुंचे सांगवान 40 खाप के प्रधान और पूर्व विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक विवाह समाज के सामने बड़ी चुनौती है। चरखी दादरी के पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि इस तरफ सरकार का भी ध्यान नहीं है, बल्कि सरकार खुद प्रोत्साहन दे रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार बनाकर दिया है। अब कोई भी किसी से शादी करे, किसी के साथ रहे, बस सर्टिफिकेट कोर्ट से बनवा लिया जाता है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। सोमवीर सांगवान ने कहा कि युवाओं में शादी की उम्र लगातार बढ़ रही है। बड़ी संख्या में युवक युवतियां 30 साल की उम्र के बाद शादी कर रहे हैं। इसके अलावा परिवारों में बच्चों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। यह आने वाले समय में जनसंख्या संबंधित चुनौतियां पैदा होंगी। शिविर में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की 200 से अधिक खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा रिटायर्ड जज, IAS, IPS और वकील भी पहुंचे। उनकी ओर से सुझाव दिया गया कि प्रदेश सरकार अपने स्तर पर कानून बना सकती है। देसवाल खाप के प्रधान संजय देसवाल ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो हरियाणा में इन सब्जेक्ट पर कानून लागू कर सकती है, इसमें कोई कानूनी दिक्कत नहीं है। उनकी मांग है कि सरकार हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव करे ताकि समाज में अच्छा संदेश जाए। इस तरह की चीजों पर रोक लगे, यह किसी भी तरह के समाज के लिए ठीक नहीं है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। फतेहाबाद जिला रोजगार कार्यालय की ओर से प्रदेश सरकार की 12 सालों की उपलब्धियों पर चल रहे प्रचार अभियान के तहत 16 जून को लघु सचिवालय के पास स्थित DPRC हॉल में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा, विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा कौशल विकास कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाएगी। इस दौरान प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भिवानी से जय श्री श्याम बायो फर्टिलाइजर्स, टोहाना से विश्वकर्मा इंजीनियरिंग वर्क्स पुन्नी, आई फाइनेंस, एकता हन्नी जांडली, KP सिक्योरिटीज गार्ड एंड मैन पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड तथा LIC सहित विभिन्न कंपनियां रोजगार मेले में भाग लेंगी। इन कंपनियों द्वारा फील्ड ऑफिसर, वेल्डर, हेल्पर, लोन एडवाइजर, डिजिटल मार्केटिंग सेल्स ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, गार्ड, बीमा सखी एवं बीमा सलाहकार सहित विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि रोजगार मेले में साक्षात्कार देने के लिए अभ्यर्थी का नाम हरियाणा के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है। मेले से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून को जिला रोजगार कार्यालय में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक परामर्श शिविर में भाग ले सकते हैं। नीट UG 2026 पुनः परीक्षा को लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग ली। इसमें सभी जिलों के DC, ADC, SP, MDEO शामिल हुए। नीट पेपर रद्द के बाद फिर से पेपर तैयारी को लेकर पहली मीटिंग रही। इसमें परीक्षा करवाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। इस बार पेपर करवाने को लेकर कुछ बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं, जैसे कि पेपर सेंटरों पर व्यवस्था, आंसर शीट या पेपर सेंटरों तक पहुंचाने या समय अनुसार अभ्यर्थियों को देने तक क्या प्रोसेस होना चाहिए। पेपर तक कुछ जानकारी सीक्रेट भी रखी जाएगी। इसका उद्देश्य है कि पेपर सही ढंग से संपन्न हो। इसके लिए विशेष टीमें बनाई जाएंगी जो सेंटरों का दौरा करेंगी। हालांकि नीट पेपर रद्द होने से युवाओं में रोष का माहौल है। विशेष रूप से परीक्षा केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं, उचित वेंटिलेशन, स्वच्छ वातावरण तथा अभ्यर्थियों के लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 तक पेन एंड पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा पुनः 21 जून को आयोजित होने जा रही है। स्मार्ट वॉच व मोबाइल के साथ परीक्षार्थियों को हैंडबैग, बेल्ट, टोपी इत्यादि जैसी कोई भी चीज परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करने को संगठन ठोस फैसला लेने जा रहा है। इसे लेकर जिला अध्यक्षों की मीटिंग में निर्णय हुआ है। सीधे तौर पर राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। अब जिले की कमान पार्टी जिला अध्यक्ष ही संभालेंगे। जिला स्तर पर पार्टी से हर कार्यक्रम की जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष की होगी। अगर कोई संगठन से बाहर चलेगा या काम नहीं करेगा तो उस पर संगठन एक्शन लेगा। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह व प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने मीटिंग ली। हिसार व सिरसा में संगठन को लेकर खास चर्चा हुई। सिरसा में यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस व विधायकों के अलग अलग प्रदर्शन से जिला अध्यक्ष ने अवगत करवाया और कहा कि संगठन से कोई चर्चा नहीं की गई थी और खुद अपने स्तर पर कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने आश्वासन दिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। जो भी कांग्रेस के बैनर तले जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे वो जिला अध्यक्ष की अनुमति अवश्य लेंगे। पहले जिला अध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी और उसके बाद ही प्रदर्शन या आंदोलन किया जाएगा। ये भी कहा गया कि ये आदेश नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हैं। अगर कोई इन आदेशों को नहीं मानेंगे तो एक्शन लेंगे। पार्टी में लगातार पिछले कुछ दिनों से नेताओं व विधायकों में खींचातान व गुटबाजी चल रही थी। इसी गुटबाजी के चलते प्रदर्शन भी अलग अलग किए गए। पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह व सिरसा विधायक गोकुल शेतिया में भी एक दूसरे पर बयानबाजी से विवाद चला था। ऐसे में संगठन ये सब चीजें दूर करने को ये कदम उठा रहा है। झज्जर के निशानेबाज अपने गुरु के पैतृक गांव मझौन पहुंची। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने जैसे जसपाल राणा के पार्थिव शरीर के दर्शन किए उनकी आंखें भर आई। गुरु को अंतिम विदाई देने पहुंची मनु खुद को संभाल नहीं सकी और फपक फपक कर रो पड़ी। पार्थिव शरीर के सामने करीब 5 मिनट तक वह मौन खड़ी रही। उनकी आंखों में अनगिनत यादें और चेहरे पर अपने मार्गदर्शक को खोने का गहरा दर्द साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। निशानेबाजी की दुनिया में अनगिनत प्रतिभाओं को तराशने वाले जसपाल राणा अब हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। गुरु को निशब्द देख मनु का धैर्य जवाब दे गया। कांपती आवाज में उन्होंने कहा कि मेरे पिता समान गुरु चले गए। इस भावुक पल ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को झकझोर दिया। लोगों ने एक चैंपियन खिलाड़ी नहीं बल्कि अपने जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक को खो चुकी बेटी का दर्द महसूस किया। मनु भाकर ने कहा कि आज वह जिस मुकाम पर है उसमें जसपाल राणा का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने न केवल निशानेबाजी की बारीकियां सिखाई बल्कि अनुशासन और जुनून के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ने की सीख भी दी। मनु ने कहा कि जसपाल सर हमेशा खिलाड़ियों को बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते थे और उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी। जसपाल राणा के मार्गदर्शन में ही मनु भाकर ने साल 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। वह शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। गुरु के निधन ने पूरे शूटिंग जगत को शोक में डुबो दिया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी ने गुरुग्राम में हाल ही में सामने आई 370 बिरयानी विवाद पर कड़ा रुख अपनाया है। सोशल मीडिया पर एक स्टैंड अप कॉमेडियन के विवादित वीडियो से उपजे इस मामले पर संज्ञान लेते हुए अध्यक्ष ने कलाकारों, गायकों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मनोरंजन और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर महिलाओं को मजाक का पात्र बनाना और उन पर अभद्र टिप्पणियां करना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उषा प्रियदर्शनी ने स्टैंड अप शोज में महिलाओं पर बढ़ते अभद्र कटाक्षों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने वीडियो और शोज में दिखाए जाने वाले डिस्क्लेमर पर सख्त आपत्ति जताते हुए कहा कि वीडियो की शुरुआत में यह केवल मनोरंजन के लिए है का डिस्क्लेमर डाल देने मात्र से कलाकार अपने आपत्तिजनक और गरिमाहीन बयानों की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। कला के नाम पर अश्लीलता और अपमान परोसने की इजाजत किसी को नहीं है। उषा प्रियदर्शनी ने भारतीय संस्कृति का हवाला देते हुए समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि महिलाएं देवी, दुर्गा और मां का रूप हैं। उनका अपमान करने वाली मानसिकता को किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हरियाणा में तालाबों की जमीन पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ अब प्रदेश भर में बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी 22 जिलों के उपायुक्तों को अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार को 22 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई से पहले हाईकोर्ट में कार्रवाई रिपोर्ट भी पेश करनी है। प्राधिकरण के आदेश जारी होने के बाद जिलों में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कई ब्लॉकों में सरपंचों और ग्राम सचिवों से तालाबों की मौजूदा स्थिति और अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट भी मांगी गई है। तालाबों की भूमि पर किए गए अवैध निर्माण और कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन के पास विशेष अधिकार है। इसके तहत लंबी कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना कार्रवाई की जा सकती है। प्राधिकरण ने साफ तौर पर कहा है कि अब इन सभी तालाबों को समयबद्ध तरीके से अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तय समय सीमा में कार्रवाई पूरी नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। वे आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। मोदी और मैक्रों के बीच भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर हैं। पीएम बनने के बाद मोदी की यह 7वीं फ्रांस यात्रा है। उनका फ्रांस दौरा 2 फेज में होगा। पहले फेज में 13 से 14 जून तक नीस में रहेंगे। दूसरे फेज में 16 से 18 जून के बीच एवियन में G7 समिट में हिस्सा लेंगे। 17 जून को G7 समिट के दौरान पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी। व्हाइट हाउस ने शनिवार को इसकी पुष्टि की है। दोनों नेताओं में 16 महीने बाद आमने सामने की मुलाकात होने जा रही है। दोनों आखिरी बार फरवरी 2025 में वाशिंगटन में मिले थे। मोदी 14 जून की शाम फ्रांस से स्लोवाकिया जाएंगे और 15 जून तक रुकेंगे। इस दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया के आजाद देश बनने के बाद किसी भारतीय पीएम का यह पहला दौरा है। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के उन 7 देशों का समूह है जिन्हें दुनिया के मॉडर्न इकोनॉमी वाला देश कहा जाता है। इनमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी शामिल है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिका के कारण उसे अक्सर विशेष आमंत्रित देश यानी कि गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया जाता है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के नियम और शर्तों यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब तकरीबन 55 लाख सेवारत कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव की उम्मीद है। वहीं आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक यानी कि मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी को रिवाइज करने के लिए किया जाता है। नया सैलरी स्ट्रक्चर तय करने में इसकी भूमिका सबसे जरूरी होती है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था जो 2016 से प्रभावी हुआ था। इसके तहत अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए थी तो वह बढ़कर 38,550 रुपए हो गई थी। कुछ यूनियनों ने फिटमेंट फैक्टर को 3 से 5 या फिर उससे भी अधिक करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि पेंशन एक्सपर्ट का मानना है कि इतनी बड़ी मांग वित्तीय वास्तविकताओं के अनुकूल नहीं हो सकती। पेंशन एक्सपर्ट के मुताबिक आयोग न्यूनतम वेतन की गणना के तरीके में बदलाव कर सकता है। इसके लिए परिवार की उपयोग इकाइयों यानी कि कंजप्शन यूनिट्स को 3 से बढ़ाकर 5 किया जा सकता है और फिटमेंट फैक्टर को 2.64 करने पर विचार किया जा सकता है। सैलरी में होने वाली अंतिम बढ़ोतरी इस बात पर निर्भर करेगी कि आयोग क्या सिफारिश करता है और सरकार किसे मंजूरी देती है। आमतौर पर देश में हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है जो बदलती अर्थव्यवस्था और महंगाई के हिसाब से सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें देता है। एआई स्टार्टअप कंपनी एंथ्रोपिक ने अपने सबसे एडवांस एआई मॉडल्स क्लाउड फेबल 5 और मिथोस 5 को दुनिया भर में बंद कर दिया है। कंपनी ने यह फैसला अमेरिकी सरकार के उस आदेश के बाद लिया है जिसमें विदेशी नागरिकों के लिए इन मॉडल्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने को कहा गया था। अब भारतीयों समेत कोई भी गैर अमेरिकी नागरिक इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अमेरिकी अधिकारियों ने इसके पीछे नेशनल सिक्योरिटी ऑफ साइबर हमलों के खतरे का हवाला दिया है। यह पहली बार है जब किसी सरकार ने हार्डवेयर या फिर चिप्स के बजाय सीधे एआई सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिकी सरकार को डर है कि इन एडवांस एआई मॉडल्स के जरिए सुरक्षा घेरे को जेल ब्रेक यानी डिजिटल जेल के बाईपास किया जा सकता है। ऐसा होने पर इनका इस्तेमाल कंप्यूटर सिस्टम्स में कमियां ढूंढने, सरकारी डेटा हैक करने या बैंकिंग सिस्टम और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े साइबर हमले करने के लिए किया जा सकता है। इस मामले पर एंथ्रोपिक का कहना है कि सरकार का यह फैसला एक बड़ी गलतफहमी का नतीजा है। कंपनी अब सरकार से बातचीत कर रही है ताकि इस एक्सेस को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। तब तक यूजर्स कंपनी के बाकी पुराने एआई मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोने चांदी के दाम में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 6,438 रुपए गिरकर 1,48,000 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 6 जून को 1,54,000 रुपए पर था। वहीं चांदी 2,57,000 रुपए प्रति किलो से गिरकर 2,43,000 रुपए पर पहुंच गई है, यानी इसकी कीमत 14,326 रुपए कम हुई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,35,384 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 31 दिसंबर 2025 को सोने के दाम 1,33,000 रुपए पर थे, जो कि 29 जनवरी को बढ़कर 1,76,000 रुपए के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए थे। तब से लेकर अब तक सोना 28,000 रुपए सस्ता हो चुका है। वहीं चांदी की कीमत 31 दिसंबर 2025 को 2,30,000 रुपए पर थी, जो कि 29 जनवरी 2026 को 3,86,000 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। तब से लेकर अब तक चांदी यानी कि 135 दिन में 1,43,000 रुपए सस्ती हो चुकी है।
आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।